हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 10 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करने वाले हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल ज़रूर पूछता है बेटा जी। तो न्यूमेरिकल तो इसमें एक आने ही आने वाला है और जो बोर्ड में इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो थियरी है वो पूछता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मान करके चलेंगे। और ये क्या है मैं बताता हूँ। वास्तव में जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, वो उसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो क्या अगर कोई सर्किट हमारे पास है उसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो क्या उसको बोलेंगे वो व्हीट स्टोन ब्रिज है? तो आप कहोगे सर ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस्ड हो। ठीक है ना, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ऐसी सर्किट मिले जहां पर 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और आपको सीरीज और पैरेलल उसमें नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं क्या है वो जो क्वेश्चन है वो व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही आया हुआ है। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर देखो बेटा जी, हमारे पास हमने यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज हमने बनाई हुई है। यहाँ पर हमने क्या है, एक रेजिस्टेंस हमने लिया है P, दूसरा Q और एक R है और S है। ठीक है ना। और ये बीच से आपका रेजिस्टेंस गया हुआ है G, इसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। इसका भी अपना रेजिस्टेंस हमने मान लिया G है। ठीक है ना। तो इसमें भी करंट फ्लो करेगी। अगर मान लो कि अगर A और B के अक्रॉस, ठीक है ना, ए और बी के अक्रॉस अगर आपने बैटरी लगा दी है और आपसे कह दिया गया कि व्हाट इज़ द ए और सी के अक्रॉस लगाई आपने ना, तो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो आप कहोगे सर कि देखा जाए तो यहाँ से जो करंट निकल रही है, मान लो वो करंट आपकी आई है, ये करंट यहाँ गई। आपसे मैं पूछूं कि पी और आर क्या आपस में सीरीज में हैं, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ की करंट कुछ और होगी, यहाँ की करंट कुछ और होगी, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या P और R आपस में पैरेलल में है? तो आप कहोगे सर पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सेम पोटेंशियल पे होनी चाहिए। तो P और R का एक एंड तो सेम पोटेंशियल पे है, लेकिन जो दूसरा एंड है P का वो B पर है और R का जो D पर है, और B और D का पोटेंशियल अलग अलग है। तो आप कहोगे ये दोनों किस में हैं? ये दोनों पैरेलल भी नहीं है। वही कंडीशन आपकी Q की भी है और S की भी है, ये भी न तो सीरीज में न तो पैरेलल है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखा तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इसको बना नहीं पा रहे हो। अब इसके लिए क्या करोगे आप, देखो बेटा जी, हमको जो पढ़ना है वो बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड हमको नहीं डिस्कस करना है, हमको पढ़ना है बैलेंस्ड कंडीशन। ये ब्रिज बैलेंस कब होगी, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी बैलेंस कंडीशन में कब होगी? जब मिडिल वाली ब्रांच में करंट आपकी जीरो हो। मतलब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि सेंसिटिव होती है, जो कि बहुत ही माइक्रो करंट को भी मेजर कर लेती है। यानी इस ब्रांच में अगर थोड़ी सी भी करंट, माइक्रो करंट भी अगर फ्लो कर जाएगी तब भी इसको रीड कर लेगी। तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तब तो कहेंगे इसमें करंट फ्लो कर रही है। ये डिवाइस लगाई गई कि इस ब्रांच में करंट है कि नहीं है। अगर आपने कहा कि इस ब्रांच में करंट नहीं गई, यहां पर इस ब्रांच में करंट अगर आपकी जीरो हो गई, तो आपकी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड होगी। उसको बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन में आई जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर आप आई जी को जीरो कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये ब्रिज है ना आपकी, ये ब्रिज है, तो आप इस रेजिस्टेंस को इससे डिवाइड करोगे तो उसका रेशियो इसके साथ बराबर आएगा। ये आना ही आना है, मैं इसको सॉल्व करके आप प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या इसका यूज़ क्या है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके बाद हमें पढ़ना है मीटर ब्रिज, जहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज की हम क्या है अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जहाँ पर हम व्हीट स्टोन ब्रिज को अप्लाई करेंगे, इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये क्या है? इट इज़ एन एक्यूरेट अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट है ये जिससे हम क्या है P Q R S, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। इन चारों में से अगर कोई क्या है, क्योंकि इसमें अगर करंट जीरो हो गई तो ये तो नेगलेक्ट हो गया। अगर IG करंट आपने जीरो कर दिया
है ना बेटा जी। तो ये वाली ब्रांच, तो इस वाली ब्रांच में तो अगर आई जी ही जीरो हो गई तो ये वाली जो ब्रांच है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो किसी काम का नहीं हो जाएगा। अब आपके पास बचा चार, कौन सा, पी क्यू आर एस। इन चारों में से अगर एक आपका अननोन होगा तो बड़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी, क्योंकि P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, ये रेशियो आपको चल जाएगा पता। इस रेशियो में से चारों रेजिस्टेंसेस में से अगर किसी एक कोई अननोन है और 3 आपका नोन है तो जो अननोन से आप कैलकुलेट कर लोगे। ये भी कहते हैं इसको कि इट इज एन एक्यूरेट अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। तो इसका हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो कंडीशन हमको दी है बैलेंस कंडीशन, ये कैसे मिलेगी। अगर आई जी जीरो कर देते हैं हम लोग तो ये कंडीशन हमको कैसे मिलेगी, हमें उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा जी। तो ये बैटरी हमने लगा रखी है। अगर हमने बैटरी यहाँ लगा रखी तो आप देखो बैटरी लगाते ही इसमें मान लो करंट यहाँ से आई निकली, ये करंट मान लो यहाँ से आई निकली। अब ये करंट यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर इसमें चली गई I1, इसमें आ गई I माइनस I1, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जंक्शन यहाँ था, यहाँ पर निकल गई। अच्छा, अब जो करंट यहाँ आई, अभी हमने क्या माना है, अभी इसमें करंट फ्लो कर रही है, बाद में हम इसको जीरो मानकर कंडीशन निकालेंगे। अभी बी पॉइंट पर जैसे करंट आई वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो मिडिल ब्रांच से निकल गई जिसकी वैल्यू मान लीजिए आई जी क्या है, आई जी इज द करंट इन द मिडिल ब्रांच। अब बताओ इस वाली ब्रांच में क्या करंट आएगी, इस वाली ब्रांच में करंट आएगी क्योंकि यहाँ से I1 जा रही थी, दो पार्ट में डिवाइड, इसमें अगर आई जी आ गई तो होगा I1 माइनस आई जी, इस वाली ब्रांच में करंट आ जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। यहाँ से जो करंट निकल रही है वो I माइनस I1 है, ये करंट यहाँ से निकल के आई यहाँ पर आ जाएगी, और इधर से करंट क्या आ रही है, आई जी आ रही है, तो ये दोनों करंट आपस में ऐड होकर के इधर से निकलेंगे। तो इधर से क्या आ रहा I माइनस I1, इधर से क्या आ रहा आई जी, ये दोनों सम होंगे यहाँ पर, ऐसे निकल जाएंगे इधर से। तो क्या होगा I माइनस I1 प्लस आई जी, ये निकलेंगे ऐसे, और ये इधर से ये आएगा, दोनों करंट मिलकर के इधर से फिर से आई निकल जाएगी बाहर, ठीक है बेटा जी। फिर जो आपकी जो मेन करंट आई थी वो बाहर निकलेगी, फिर ये सर्किट से होती हुई फिर ऐसे फिर डिवाइड, ये कंटिन्यूअस करंट का फ्लो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप जो चार्ज है वो आपको दिख रहा है कि जो करंट यहाँ से एंटर हो रही है वही करंट यहाँ से निकल रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कंडीशन के बारे में सोचेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखो यहाँ पर लगाएंगे KVL, अप्लाइंग KVL, हम लोग KVL यहाँ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे बेटा, जो KVL, आपके पास दो लूप हैं, दो मैसेज आपके पास हैं, एक मैश ये है, ये आपका मैश एक है ना। तो आप कहोगे सर एक लूप हमारे पास यहाँ है, दूसरा लूप यहाँ है, दोनों में हम लगा देंगे KVL। तो पहले वाले में कैसे लगाएंगे, पहले वाले के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पहले वाले में लूप हम क्या लेंगे, मान लो हमने क्लॉकवाइज लिया ऐसे और कहा इसमें क्या करंट फ्लो कर रही I1, सॉरी करंट तो हमने बना ही लिया है, तो हमने क्या लिया इसको, ये हमने क्लॉकवाइज हम लेके चलेंगे, इस पूरे के पूरे लूप में लगाएंगे KVL। इस वाले को भी क्लॉकवाइज ही ले लेंगे ऐसे, इसमें भी लगाएंगे KVL लगाएंगे। KVL लगा कर हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम लोग 1 बाई 1 करके आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले क्या है, कौन सी लूप में अप्लाई करना है, लूप कौन सा, ABDA है ना, इस लूप में हम चलेंगे। आप बताइए 1 बाई 1 करके लिखते हम लोग हैं, तो कैसे लिखेंगे बेटा जी बताओ आप लोग। अब आगे बढ़े आप, इस ब्रांच में क्या होगा, अब A से B चले तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको, क्योंकि करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव, जानते हो आप लोग। तो इसे क्या लिख देंगे, माइनस I1 इंटू P, ठीक है बेटा जी। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपको पता है, माइनस I1 इंटू P। फिर हम इधर घूम के आए, इधर क्या है, इधर आपका क्या है, करंट आपकी क्या है, IG है, ठीक है बेटा जी। इधर क्या करंट आपकी है, IG है, और जो रेजिस्टेंस आपका है वो कैपिटल G हमने लिया हुआ है। तो क्या आएगा बेटा इसमें बताओ, इसमें भी करंट के अलॉन्ग ही हम ले रहे हैं, तो यहाँ भी आएगा माइनस IG इंटू कैपिटल G। इसका रेजिस्टेंस हो गया, माइनस साइन क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर हम D पर आए, फिर हम D पर घूम करके हम R के पास जा रहे हैं। तो D से जब कहाँ जाओगे,
ए पर जाओगे तो इसमें करंट कितनी आई माइनस I1 है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका निगेटिव है। तो आप जब डी से ए पर चलोगे तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप आपका बढ़ रहा है। तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर प्लस आएगा आई माइनस I1 इंटू आ जाएगा आर, है ना बेटा जी। ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब इस मैश की बात करते हैं हम लोग, इस मैश में लगाते हैं हम लोग, ये जो लूप आपका है, तो फॉर लूप कौन सा होगा बेटा जी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ठीक है ना। इसमें आते हैं बेटा जी, क्या बन जाएगा देखो, फटाफट लगाते हैं इसमें हम। बी से चलते हैं कहाँ पर, सी पर, बी से चलते हैं सी पर, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपका नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, I1 माइनस IG इंटू क्यू। तो क्या आएगा बेटा जी, माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू आ गया, ठीक है ना। अब फिर इसमें मूव करेंगे, जब इसमें मूव करेंगे हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपका प्लस होगा, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस कर लेंगे, है ना। अब इस ब्रांच में चलेंगे हम, इस ब्रांच में डी और बी वाली में, तो करंट के अपोजिट हैं, तो हायर आप लोअर से हायर जा रहे हो, तो क्या होगा, प्लस व्हाट, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल। अब बेटा मान लो कि अगर आपकी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, तो अगर ब्रिज आपकी बैलेंस्ड है तो आपका ये जो बी है और आपका ये डी है, ये सेम पोटेंशियल होगा। इसमें बी के बैलेंस, ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब क्या है कि मिड ब्रांच में करंट आपकी 0 हो जाती है। और करंट आपकी 0 तभी होगी जब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो। तो सेम पोटेंशियल अगर दोनों का हो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी और करंट इधर से निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि इफ़ तो क्या होगा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर ये पोटेंशियल बराबर होगा तो व्हाट हैपन हियर, दिस इंप्लाइज दैट आई जी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात है, हमारी ब्रिज बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, क्योंकि हमें बैलेंस की कंडीशन निकालनी है, तो इस इक्वेशन में आप क्या रख दोगे, IG 0 रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे 0। तो जो पहले वाले इक्वेशन में IG रखोगे 0, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा जी, आ जाएगा यहाँ आ जाएगा माइनस I1P, है ना बेटा जी, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड में रखोगे और ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पर IG 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस I1 क्यू इज इक्वल टू, है ना बेटा जी। जब इसको ट्रांसफ़र करोगे और IG यहाँ इसको भी 0 कर दोगे, यहाँ पर IG 0, तो क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफ़र करने पर, ये बन जाएगा I माइनस I1 इंटू एस। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, यहाँ भी ट्रांसफ़र किया ना आपने, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस, यहाँ भी आ जाएगा प्लस, ठीक है बेटा जी। इसमें कोई डरने की तो बात नहीं है। ये आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब हमने क्या किया, ये आपके पास 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ लिखोगे डिवाइडिंग 3/4, तो क्या आ जाएगा बेटा जी, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड करते हैं क्या आ गया, P/Q इक्वल टू R/S आ गया। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन कैसी आपकी है, देखो ये वाला मतलब P और Q जो ब्रिज आपकी है ना, बीच वाले में जो है ना ब्रिज, ये P/Q इक्वल टू R/S होना चाहिए। मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S,
तब कहेंगे कि जो है मिडिल ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो सर्किट कहीं ऐसी बनी हो जहां आपको लगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो एक बार क्या है, इस रेशियो को हम लोग चेक कर लेंगे, P/Q R/S। जैसे हमने चेक किया वैसे मिडिल ब्रांच में करंट को जीरो कर देंगे। ठीक है बेटा जी। करंट को जीरो करते ही आपको रिजल्ट आए, जैसे ये वाला अगर करंट यहाँ से जीरो हो गया, इसमें कोई करंट नहीं है, तो आप देखो B और D अगर सेम पोटेंशियल पे है तो आप देखो P और R हो जाएगा पैरेलल में, क्योंकि P और R का A पोटेंशियल तो सेम है और P का B वाला पोटेंशियल और R का D वाला पोटेंशियल ये भी सेम हो जाएगा। तो P और R हो जाएंगे पैरेलल में और Q और S हो जाएंगे पैरेलल में। तो इनको आपस में पैरेलल कंबाइन करेंगे, Q और S को पैरेलल कंबाइन करेंगे, फिर बाद में दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो आपका नेट इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बैलेंस्ड कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। और जब या तो कभी कभी आपको ऐसे होता है कि मल्टीप्लाई करता है P/S, क्या होगा, P/S इक्वल टू Q/R। ये भी कंडीशन किसकी है, बैलेंस की कंडीशन है। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है कि P/Q इक्वल टू R/S, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कभी भी मिडिल वाली ब्रांच में करंट जीरो नहीं होगी, उसमें करंट जाएगी, तो वो आपकी ब्रिज होगी अनबैलेंस्ड। तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे इस लेवल पे आपको इतना ही समझना है कि बैलेंस कैसे हुआ। तो आपने देखा कि इसको हमने KVL लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा जी। इसको हम KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपने अप्लाई किया है ना, ये 1 by 1 करके यहाँ जो रूल लगाया है, ये KVL का लगाया मैसेज लिए हैं आप लोग, लूप लिए हैं, लूप में आपने पोटेंशियल को सम करके जीरो करके बनाया है इक्वेशन, आपका रिजल्ट आ गया है। आप इसको KCL से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब भी कभी कभी पूछा गया है कि आप व्हीट स्टोन ब्रिज को KVL के थ्रू सॉल्व करो या KCL के थ्रू सॉल्व करो, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आप। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ देखो बेटा जी, मेरे नोट्स में है, वहीं मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लगाना जानते हो KCL। तो फटाफट देखो, ये आपका V लगा यहाँ पर है, A का पोटेंशियल आपका V है और C का पोटेंशियल आपका 0 है। यहाँ पर जो अननोन पोटेंशियल आपका क्या है, B और D, क्योंकि आपको पता नहीं है कि B और D पर क्या पोटेंशियल है, अभी आपको पता नहीं है ना। ठीक है बेटा जी। तो इसको मान लिया आपने, यहाँ पर B का पोटेंशियल X मान लिया और D का पोटेंशियल Y मान लिया, और मैंने आपसे बताया कि जहाँ पर अननोन पोटेंशियल आपको दिखे वहाँ पर आप KCL लगा दो। तो आपने कहा सर मान लो हम X की बात करते हैं, X जंक्शन आपका है, तो यहाँ से 3 करंट निकालेंगे जहाँ पर हमें लगाना है KCL। तो आपने कहा एक करंट मान लो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, एक करंट जा रही है इस साइड में, एक करंट जा रही है इस साइड में। जिस पॉइंट पर KCL लगाने जा रहे हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं और करंट उससे निकलती हुई दिखाते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो अब बताओ X पॉइंट B वाले पॉइंट पर लगा दो, KCL लगा दो। क्या कहता है KCL, X माइनस V, ए पर क्या है, V है ना आपका, X माइनस V अपॉन P, X माइनस Y अपॉन G, या तो RG, जो इसका आपने जो क्या ले रखा है, इसका जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर RG मान लिया, कर सकते हो। तो X अपॉन, यहाँ लिखो, मैंने लिखा है, देखो एक एक करके करते हैं, इस वाले करंट को लिखते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल करंट विल बी 0। इसमें जो करंट जा रही है कितना होगी करंट, X माइनस V अपॉन P, है ना बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, पहले इस वाले करंट को लिखा है मैंने, यहाँ पर 0 ना, 0 है पहले, तो आप कहोगे सर X माइनस 0 अपॉन Q, ये वाली करंट यहाँ लिख दिया। अब फिर हमने लिखा कौन सी करंट, इस वाली करंट को, X माइनस वाई अपॉन RG, क्योंकि हमने जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने RG ले लिया है, G भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कैपिटल G भी कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, ओके। अब इसके बाद जो है इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रही है क्या, X माइनस V अपॉन P। ये किरचॉफ कहता है कि तीनों का जो सम होगा I1 प्लस I2, जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि जंक्शन से निकल रही है वो। तो यहाँ पर आपने बना लिया, एक इक्वेशन बना लिया। दूसरे वाली पे आ जाओ, क्योंकि ये भी अननोन आपका है, D पॉइंट को आपने Y मान लिया है, तो यहाँ से भी करंट, एक करंट ये निकल रही है, एक करंट मान लो ऊपर जा रही है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आपको KCL लगाना है उस पॉइंट से करंट को निकालते हुए आप दिखाते हो। आपको ये नहीं देखा करंट कहाँ से आ रही कहाँ नहीं, जिस पॉइंट को निकालना है उस पर आप करंट, वो बाद में मैंने बताया है कि वो आप नेगेटिव पॉजिटिव खुद देता है KCL। तो आपको अगर इस पॉइंट D पॉइंट पर लगाना है KCL, तो आपने करंट निकाल दिया, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई। तो आप बताओ बेटा जी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा, अगर इस करंट की बात करें तो होगा D, यहाँ पर कितना है Y है ना, Y माइनस 0 अपॉन S, ये करंट, और फिर Y माइनस X अपॉन ये वाली करंट,
आर जी हो जाएगा ना आपका वाई माइनस एक्स अपॉन आर जी। ये वाली करंट क्या होगी बेटा जो यहाँ दिखा रहे हो आप, वाई माइनस वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर केसीएल लगाते हो उसी पॉइंट से हम आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये लिख दिया आपने। और आपने कहा कि अगर हमारी ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा नहीं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। तो आपने क्या कर दिया, दोनों में एक्स वाई बराबर रख दो। तो आपने कहा अगर एक्स वाई हमने रख दिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो। देखो आर जी निकल गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं। तो एक्स अपॉन पी आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वी अपॉन पी इक्वल टू जीरो आ गया। वाई बाई एस प्लस वाई माइनस वी अपॉन आर इक्वल टू जीरो आ गया बेटा जी, है ना। इसके बाद एक्स अपॉन क्यू को हमने ट्रांसफर किया तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी माइनस एक्स अपॉन पी हो जाएगा। फिर हमने इसको ट्रांसफर किया तो वी माइनस वाई अपॉन आर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करते ही रिजल्ट आपका आ गया, है ना। क्या आ गया बेटा जी, एस अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन पी या पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। और आपने क्या लिया इसमें केसीएल लगा दिया, आपने करंट को डिवाइड करके जंक्शन रूल लगा के आपने कॉन्सेप्ट को बना लिया। तो आपने केवीएल देखा, आपने केसीएल देखा, दोनों तरीके से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग ने प्रूफ किया कि इसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या है। ठीक है बेटा जी, इस पर न्यूमेरिकल भी हम 1 by 1 करके कराएंगे तो और भी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा एक नया टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स का मतलब हम बैटरी की बात कर रहे हैं, जो सेल आप लगाते हो ना, अपने टॉर्च में लगाते हो या कार में जो सेल बैटरी का यूज करते हो या जो घरों में आप बैटरी यूज कर रहे हो, वो उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देखा, अब हम सेल के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। क्योंकि हमें क्या है कि हमारे पास जो बैटरी होती है, मान लो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, आप देखो जो आपकी लंबी वाली टॉर्च होती है या आपका जो वॉच है, जो क्लॉक वॉच, देखो आप जो वॉच आपका है ना, वॉल वॉच है, उसको देखो कि उसमें जो भी बैटरी लगती है तो उसमें सेट करना पड़ता है, 2 बैटरी साथ में, 3 बैटरी साथ में लगाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें क्या है, हम बैटरी को इसलिए आपस में कंबाइन करते हैं कि हमें वोल्टेज भी ज़्यादा मिले, मैक्सिमम वोल्टेज मिले, क्योंकि वोल्टेज क्या करता है, पुश करता है चार्ज को चलने के लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी चार्ज चल पड़ेगा। और करंट भी हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि करंट ज़्यादा होगी तभी तो हमारी डिवाइस काम करेगी, ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम करंट रखना है, जिससे कि मैक्सिमम ऐसा हमें बनाना है कॉम्बिनेशन कि हमारा करंट भी मैक्सिमम हो और वोल्टेजेस भी हमको मैक्सिमम मिले। तो इस तरीके से हम टेक्निक लगाते हैं कि हमें क्या है, हम जो है कि बैटरी के कनेक्शन को कैसे करेंगे, सीरीज करेंगे कि पैरेलल करेंगे, 1 by 1 करके देखेंगे। ठीक है बेटा जी। अभी हमारे पास बहुत सारी बैटरी, जैसे आपने कहा कार की बैटरी है ना, कार के अंदर जो बैटरी लगी होती है जिससे टॉर्च इंडिकेटर सब जलते हैं, ग्लो करते हैं। अब वो बैटरी आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो डिवाइसेस होती है ना, वो हाई करंट पे काम करती हैं। तो हाई करंट के लिए डिवाइसेस का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेंगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि जो हम लोग बैटरी से डिवाइसेस हम यूज करते हैं, चलाते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो करंट हमको ज़्यादा चाहिए। तो मैक्सिमम करंट को लेने के लिए हमें किस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन करना है सेल का, उसको हम लोग सीखेंगे। तो 2 होगी यहाँ पर, ग्रुपिंग 2 होती है, एक कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में होगा, एक आपका पैरेलल में होगा। दोनों के ड्रॉबैक हैं, दोनों के क्या हैं, दोनों के भी ड्रॉबैक हैं, और दोनों से क्या है, हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती भी हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि पैरेलल का भी अपना ड्रॉबैक है, लेकिन उससे भी क्या है, हमें इफेक्टिव वर्क मिलता है। और कुछ न कुछ ड्रॉबैक होंगे, उनको 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फॉर सिंप्लिसिटी जो है कि सारे सेल्स को हमने आइडेंटिकल ले लिया है, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में। तो n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये आपके n सेल्स हैं, है ना, n बैटरीज को हमने कर दिया है। उसका EMF क्या है, E है, इंटरेस्टेंस R है, E है, इस तरीके से हमने इसे कर दिया कनेक्ट है। और इस बैटरी को हमने किया है सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसे कनेक्शन हुआ है तो बिल्कुल सीरीज में, और सब के सब एक साथ ऐड होंगे। तो आप बताइए कि इसमें ये जो आपने बैटरी लगा रखी है, तो इसमें रेजिस्टेंसेस कितने हैं, बोलो। इंटरनल जो रेजिस्टेंसेस हैं वो R प्लस R प्लस R प्लस NR हैं, और एक आपका एक्सटर्नल है। तो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंसेस इसमें मिलेंगे आपको
वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे R प्लस एन आर मिलेंगे, क्योंकि सीरीज में सब है ना, सबके सब सीरीज में है, करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो R प्लस एन आर आपके वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस मिलने वाले हैं इस सर्किट के। अब बताइए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। तो क्योंकि सारे के सारे जो बैटरीज हैं, जो ईएमएफ हैं, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे उनका कनेक्शन है। तो सब के सब ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, N इंटू ई, एक का E है ईएमएफ, और कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, N है। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स यानी इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स क्या होगा, N इंटू ई होगा। टोटल रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट क्या होगा, R प्लस एन आर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगी, करंट तो ऐसे आएगी, ये करंट की वैल्यू ऐसे करंट फ्लो करेगी ऐसे। इसमें करंट कितना बन जाए, करंट क्या होता है, पोटेंशियल ईएमएफ अपान क्या होगा, रेजिस्टेंसेस होंगे। तो पोटेंशियल कितना है टोटल, कितना टोटल आपका कितना ईएमएफ, एन ई अपॉन क्या, आर प्लस एन आर होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये करंट इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है बेटा जी, अब ये करंट मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, उसको हम लोग चेक कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या है, करंट को मैक्सिमम रखना है। तो कंडीशन देखते हैं, हमारे पास ये करंट निकल के आ गई। आपने कहा कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल का मतलब ये वाली सर्किट, ये जो रेजिस्टेंस है जो कि बाहर लगा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा हो गई, मतलब जो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आर 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 करके, अगर सबको जोड़ दिया तो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना बेटा जी, देन हम क्या करेंगे, सिंपल एन आर कैन बी नेग्लेक्टेड, एन आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर। तो करंट कितना हो जाएगी, करंट हो जाएगी एन ई अपॉन आर। देखो दैट इज करंट इन द सर्किट इज एन टाइम्स द करंट ड्यू टू द सिंगल सेल्स। इसका ये मतलब हुआ कि सर्किट में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आपका है, ज़्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट क्या होगी, करंट इन द सर्किट इज एन टाइम्स, वो बढ़ जाएगी किससे, सिंगल। सिंगल में क्या आया था, सिंगल में सिंपल आया था, क्या आया था, आई इक्वल टू ई आर प्लस आर है। सिंगल अगर बैटरी है तो क्या आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है। तो आपने कैपिटल आर को बड़ा कर दिया, छोटे आर को छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो सिंपल यहाँ से क्या आ गया, ई अपॉन आर आ जाएगा। ये सिंगल बैटरी का करंट है। इसका मतलब जब बैटरी को आपने क्या किया, जब बैटरी को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपने देखा कि करंट हमको मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट का क्या हमने लिया है, आर बड़ा लिया है। मान लो कि जो एक्सटर्नल सर्किट का आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल सर्किट का आर बहुत छोटा होगा तो आप आर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू एन आर। तो उस टाइम पे क्या होगा, आई इक्वल टू क्या है, एन ई अपॉन एन आर करना होगा, तो ई अपॉन आर आ जाएगा, सिंपल एन से एन कटेगा। इस टाइम पे जो करंट आएगी वो करंट इन द सर्किट इज द सेम एज ड्यू टू अ सिंगल करंट। तो इसका ये मतलब हुआ सिंगल करंट, यानी कहने का सिंपल ये मतलब हुआ बेटा जी कि अगर एक्सटर्नल सर्किट के आर को आपने बढ़ा दिया, ज़्यादा रखा आपने, तो आप मैक्सिमम करंट ले सकते हो किससे, सीरीज कॉम्बिनेशन से। ठीक है बेटा जी। और अगर क्या किया आपने, क्योंकि ईएमएफ तो सीधे जुड़ गया, जो ईएमएफ है वो तो एन टाइम हो गया, वोल्टेज आपका एन टाइम हो गया, करंट जो है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल सर्किट पर। जो आपकी एक्सटर्नल सर्किट है अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है बेटा जी, तो करंट आपको मैक्सिमम मिलेगी। यहां पर जो पॉइंट आउट किया गया है, आपको एन टाइम ज़्यादा मिलेगी, करंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। और अगर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जिससे करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और कम से कम करंट आपको मिलेगी। जो सिंगल सेल से मिलती है करंट, वही करंट क्या है, यानी कहने का मतलब इसमें पूरा का पूरा ईएमएफ तो पूरा का पूरा मिल रहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया आपने, लेकिन करंट के लिए कंडीशन लग गया आपको। करंट के लिए करंट मैक्सिमम तब होगी जब एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब देखो, दस द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन से हम मैक्सिमम करंट तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कंडीशन आप लोग याद रखना। अच्छा, अब अगर आपने कहा कि सपोज किया सर कि इफ एन आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज, आउट ऑफ देम एम आर रिवर्स्ड,
आप देखो, आप हमसे पूछ सकते हो कि मान लो आपने ऐसे किया, फिर आपने जैसे मान लो आप ऐसे पूछ सकते हो हमसे कि सर बैटरी को आपने क्या किया। देखो आपने यहाँ पर जो है या यहाँ पर आपने जो बैटरी लगाई है, ये लगाया, फिर रेजिस्टेंस लगाया, फिर आपका पॉजिटिव आया, फिर आपका नेगेटिव आया, ऐसे आप कर रहे हो। सर ऐसे सारे के सारे जो सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हो, मान लो कोई बैटरी आप मान लो ऐसे हो गई, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, है ना, इस तरीके से आ गई। तो आप बताओ अगर बैटरी इस तरीके से आ रही है तो फिर आपका चलेगा सीक्वेंस ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रहा है, फिर एक बीच में आ गया, फिर रिवर्स हो गया। मतलब उसने कहा कि सबका सब सीक्वेंस सही है, एन आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईएमएफ तो लगे हुए हैं बस, बट उसमें एम जो है, एम नंबर ऑफ बैटरी जो है रिवर्स हो गई है। मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर बीच में क्या हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव पॉजिटिव कहीं कहीं आ गया। मतलब एम ऐसे बैटरीज हैं जिनकी जो कि रिवर्स में हैं। तो उसका नेट ईएमएफ कितना आएगा, उसको सिंपल समझने के लिए देन द टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट क्या आएगा, n-2m इंटू ई आएगा, ये आप याद रखना। और जो आर इक्विवेलेंट है तो आर आएगा, सिंपल सीरीज में है क्योंकि एन आर आएगा इसका। ये जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर दो बैटरी है, यहाँ पर ऐसे है रेजिस्टेंस लगाया, फिर ऐसे है फिर रेजिस्टेंस लगाया, फिर मान लो इसको मैंने रिवर्स कर दिया ऐसे ऐसे, यहाँ पर तीन हो गए। तो इसका नेट ईएमएफ कितना आएगा, कुल कितने लगे हैं ईएमएफ, 1 2 एंड 3। तो एन कितना हो गया आपका, 1 2 एंड 3 हो गया। तो 3 माइनस, और कितनी बैटरी आपकी रिवर्स है, एक बैटरी आपकी रिवर्स है, तो 2 इंटू 1 आ गया ऐसे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये अगर इक्वल है तो, है ना। तो बताइए इंटू ई आ गया, तो कितना आ गया बेटा जी, 3 में से 2 माइनस होगा, सिंपल वो ई आएगा। तो जो इसका नेट ईएमएफ आएगा वो ई ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे को एक क्या करेगा, एक ये और ये आपस में नलीफाई कर देंगे, रिवर्स होंगे। ये फार्मूला आप याद रखना कि अगर एन आइडेंटिकल बैटरीज लगी हुई है, उसमें से एम बैटरी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, तो उसका जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा n-2m इंटू ई आएगा। इसको आप, और जो आपका इक्विवेलेंट आर आने वाला है इंटर रेजिस्टेंस, वो सिंपल आपका आर 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 इंटू एन आर आने वाला है। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये चीज़ भी आप याद रखना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जो है ईएमएफ को आपने एन टाइम कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब ईएमएफ इसमें मैक्सिमम होता है, जो आपका नेट पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम होता है सीरीज में, ठीक है ना। अच्छा, और करंट को मैक्सिमम करने के लिए कंडीशन आपको लेनी पड़ती है। अब बेटा देखो, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स की बात करूंगा मैं, कि देखते हैं कि अगर सेल्स को हमने क्या किया, पैरेलल आपस में कंबाइन किया, तो क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम देख रहे हैं। पहली बात, आपने ईएमएफ ए लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, आपके पास मान लो एन आइडेंटिकल ईएमएफ आपने ले लिया। कितना लिया, एन आइडेंटिकल, मतलब हमने 3 ही लिया है। आप ऐसे ऐसे करके आप एन को ले सकते हो। तो आपने कहा कि ये तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी और ये भी, ठीक है ना, तीनों का सेम। अब आपने कहा कि बताइए जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, हमेशा आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सिंपल इक्विवेलेंट में, आर इक्विवेलेंट में, रेजिस्टेंस आपने आर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लगा दिया, और करंट आपने आई फ्लो करा दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बताइए बेटा जी, इसमें अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में है। अब स्मॉल आर की बात करता हूँ मैं, तो कहोगे सर कि आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r इक्वल टू कहाँ, अप टू एन तक जाएंगे आप लोग। तो कितना आ जाएगा, n/r आ जाएगा। और जब निकालोगे आर इक्विवेलेंट तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो r/n आ जाएगा। तो जो आर इक्विवेलेंट आया किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया आपका r/n आया। अब ये जो r/n है वो r के साथ सीरीज में है, क्योंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रही है ऐसे। तो इसको कंबाइन करोगे, जब कंबाइन करके एक बना दोगे तो सीरीज ही आएगा ना, आएगा सीरीज, ऐसे आ जाएगा। तो आर के साथ सीरीज में है, तो क्या कहोगे, r/n। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा का पूरा कितना होगा, r प्लस r/n होगा, क्योंकि r इसके साथ सीरीज में है। ऐसे होगा ना, ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका ऐसे आएगा, और ये कितना होगा, r/n होगा, ये आपका r होगा, सीधे सीधे होगा सीरीज में। तो आपने कहा नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया इस पूरे सिस्टम का, ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ।
ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में है, तीनों का जो पोटेंशियल होगा इसका यहाँ पर कितना होगा, ई होगा, यहाँ पर होगा 0 होगा। तो तीनों के तीनों को जो कंबाइन करेंगे तो नेट ईएमएफ तो ई के बराबर ही आएगा। तो जब हम बैटरी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको जोड़ते हैं तो जो नेट ईएमएफ होता है वो एक बैटरी के ही बराबर आता है। तो ईएमएफ में यानी पोटेंशियल में कोई इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बना करके कभी भी पोटेंशियल को बढ़ा नहीं सकते हैं। पोटेंशियल हमेशा क्या है, सीरीज में ही बढ़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो आपने क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट क्या आ गया, सिंपल आपका ई आ गया, यही सिंगल, सब तीनों को आपने ऐड किया, सिंपल ई ही आया, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम ही होगा। तो आपने कहा द सर्किट इन द रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई, तो द करंट इन द रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई, तो कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, ये निकालना होगा ना, आपको निकालना होगा। तो आपको नेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा तुम्हारा, आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना है, स्मॉल ई ही है, टोटल ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या, आर प्लस आर बाई एन है। सॉल्व किया हमने तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका आ गया इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर आ गया। ठीक है बेटा जी। अब हम इस पे करंट कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, ये तो कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल आपका नहीं बढ़ने वाला है। अब अगर आपने आर को बहुत छोटा रखा, कौन, एक्सटर्नल जो सर्किट है जो आर वहाँ लगा हुआ उसको बहुत छोटा रख दिया आपने, तो एन आर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर एन आर को आपने नेग्लेक्ट किया तो आई क्या हो गई, एन ई अपॉन आर, दैट इज करंट इन द सर्किट इज एन टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। यानी इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाहर वाली जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस अगर बहुत ही कम है तो यहाँ पर करंट आपकी मैक्सिमम होगी उतने ही पोटेंशियल पे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं बढ़ा पा रहे हो। मतलब अब जो पुश है, जो चार्ज पर लगने वाला है, वो नहीं बढ़ा पा रहे हो। अब जो है आपने क्या किया कि आपने अब आपको सर्किट पे ध्यान देना होगा, जो बाहर वाली सर्किट उस पर आपको फोकस करना होगा, उसे कम ज़्यादा करना होगा। तो आर को आपने जब इस केस में कम किया तब आपकी करंट हो रही है एन टाइम्स, बिल्कुल रिवर्स हो रही है पहले वाले की। देखो एन ई अपॉन आर, ई अपॉन आर क्या है, एक सिंगल करंट की, सिंगल ईएमएफ का आपका करंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल आर को इग्नोर करना था, तो एन ई अपॉन आर आ जाएगा बेटा जी। अगर आपने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो आपका अगर इसको आपने बढ़ा दिया तो आप कहोगे आर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू एन आर। ठीक है ना, इतना स्मॉल आर एन आर के कंपेयर में उससे करेंगे इग्नोर, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर हो जाएगा, एन एन से कट जाएगा, ई बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल सर्किट आपकी हाई रेजिस्टेंस की है तो करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, करंट वही की वही रहेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक बेनिफिट मिला कि आपने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि अगर आपने सीरीज में कंबाइन किया सेल्स को तो जो ईएमएफ आपका नेट है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको बढ़ के मिल रहा है। ठीक है ना। और जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो उस केस में आपका ईएमएफ ज़्यादा नहीं है, सेम सिंगल सेल वाला है। अब करंट आपको मैक्सिमम तब मिलेगी जब बाहर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम हो। तो मैक्सिमम जो है, ये जो केसेस हैं आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा जी। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम देखो, सीरीज में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और पैरेलल में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। सीरीज में आपको ईएमएफ ज़्यादा मिल रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए, जहाँ पर जिस डिवाइस में हमको वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा लेना हो उसको उसमें सीरीज लगा दो, और जहाँ पर हमको करंट को मैक्सिमम करना है, सोचना है कि करंट हमको मैक्सिमम मिले, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो सर्किट होती है ना, जो हमारी मैक्सिमम डिवाइसेस होती है ना, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो जब उनका रेजिस्टेंस कम होता है, अब हमको करंट चाहिए मैक्सिमम, तो हमको सीरीज लगाना पड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके हमको करंट को बढ़ाना पड़ता है। और करंट तभी बढ़ेगी जब एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो बैटरी को आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, तभी करंट वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। और मैक्सिमम हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम ही होता है। तो अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप उधर सीरीज से आपने ईएमएफ बढ़ा लिया, इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने करंट बढ़ा लिया।
लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको दोनों को साथ में बढ़ाना है। दोनों अगर हमको मतलब हमको वोल्टेज भी बढ़ के मिले, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वोल्टेज बढ़ के मिले और करंट भी बढ़ के मिले, तो हमारी बात बन जाएगी। इसीलिए क्या है, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये सीरीज और पैरेलल तो पढ़ना ही पढ़ना आपको है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। सीरीज वाले क्या करेंगे, ईएमएफ को बढ़ाएंगे, पैरेलल वाले क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे। तो हमको ईएमएफ और करंट दोनों मिलके बढ़ के मिलेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब बेटा ये आपका ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसमें देखो कुल कितनी बैटरी लगी हुई है, देखो कितने रो हैं बोलो, 1 2 3 4 अप टू एन सेल जो आपके कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल, है ना। और कितने आपके पास जो कॉलम बनेंगे 1 2 3, जो कितने हैं ये एम रोज हैं, सॉरी कितने रोज हैं बोलो, एम रोज हैं। कितने, एक रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने रोज हो गए आपके, एम रोज हो गए। और कितने कॉलम हुए इस तरीके से, एन कॉलम है। तो एन कॉलम हो गए। और क्या देखो, ये आपके कितने सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, एन सेल। यहाँ भी एन सेल, यहाँ पर एन सेल। तो कितने हमने कर लिए पैरेलल में, एम रोज हो गए, है ना। तो हमने सीरीज में, फिर सीरीज में, फिर सीरीज में, फिर आपस में कर दिए कनेक्ट, तो पैरेलल भी आपको आ गए। तो एन आपके पास कॉलम्स हैं ऐसे, और रोज कितने बने, 1 2 3 4 5 अप टू एम तक बने हैं, ठीक है ना। ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, अप टू कहाँ तक गया है, एम तक गया हुआ है। और ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अप टू एन तक गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने यूज हो गए, क्योंकि इसमें एम रोज है और एन कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, एम इंटू एन हो जाएंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। अब बताइए इसका कितना पोटेंशियल होगा, टोटल कितना होगा ईएमएफ इस वाले का, पहले वाले जो आपने ये वाला लिया है सीरीज में, ई होगा, इसका भी कितना, अच्छा इसका एन ई होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, एन ई होगा, इसका भी एन ई होगा, इसका भी, जितने भी आएंगे सबका एन ई होगा। तो एन ई किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो उनका कितना पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा बोलो। तो टोटल सेल अर्थात ईएमएफ अक्रॉस वन रो, एक रो के अक्रॉस कितना ईएमएफ होगा बेटा जी, एन ई होगा। तो ईएमएफ अक्रॉस द पैरेलल रोज रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो क्या होंगे बिल्कुल, क्योंकि जितने भी 1 2 3 जितने भी होंगे वो उसमें क्या होंगे, कोई चेंज होगा बेटा। इसका भी आपका एन ई होगा, इसका भी एन ई होगा, इसका भी एन ई होगा। तो वो चेंज होने वाला नहीं, पूरा का पूरा ए बी के अक्रॉस जो टोटल ईएमएफ आएगा आप कितना आएगा, वो एन इंटू ई ही आने वाला है। ईएमएफ तो आपका एन इंटू ई आने वाला है। नेट ईएमएफ आपका एन टाइम तो बढ़ गया, एक बैटरी से एन टाइम बढ़ गया, लेकिन ये तो आपका हो गया ईएमएफ, ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा एक रो का कितना होगा, इस वाले का एन इंटू आर होगा, इसका भी एन इंटू आर होगा, इसका भी एन इंटू आर होगा। कब तक जाएंगे हम बेटा जी, एम तक जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एम रो कितना हो जाएगा बेटा जी, एन आर अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। सबका साथ में लिया हमने ना, अरे भाई 1 2 3, एक का है एन आर, तो कितना है पैरेलल में, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू एम तक है। तो क्या हो जाएगा भाई, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, इसको भी पूरा का पूरा लेंगे और प्लस इसको सीरीज में लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से एन आर अपॉन एम प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालो कितना होगी करंट सर्किट में, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। अरे भैया आप आर की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, तो करंट क्या आ गई, करंट इक्वल टू आ गई एम इंटू एन कैपिटल ई अपॉन एन आर प्लस एम आर आ गई। ये करंट की वैल्यू आ गई। तो ईएमएफ आपका एन टाइम तो बढ़ के भी आ गया और ये करंट आपकी आ गई। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आपको कम मिलने वाली उसकी कंडीशन क्या होगी, जब ये दोनों बराबर हो, एन आर इक्वल टू एम आर। याद रखना एन आर इक्वल टू एम आर अगर क्या है, ये सबसे छोटा हो, ये सबसे छोटा रखना होगा इस, क्योंकि नीचे वाला का टर्म सबसे छोटा होगा बेटा ना। अरे नीचे वाला टर्म सबसे छोटा होगा तभी तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये कब होगा ऐसा, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो, ये कंडीशन है। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एन आर इक्वल टू एम आर कर लेते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, तब ये कंडीशन आपको मैक्सिमम की मिलेगी। याद रखना आप लोग। तो एन आर इक्वल टू एम आर रखा आपने, तो उस टाइम पर एन अपॉन एम इक्वल टू आर अपॉन आर आ गया। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। इसका मतलब क्या होगा कि एन और एम
को आप समझ रहे हो क्या है? बैटरीज जो है एन टाइम जो है सीरीज में कनेक्टेड है और एम टाइम जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस एन अपॉन एम का जो रेशियो हो गया है ना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर रेशियो के बराबर हो गया, उस टाइम पे करंट आपकी मैक्सिमम मिलेगी। किस कंडीशन में? जब आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, क्योंकि आप स्मॉल आर को आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको कैपिटल आर को इस प्रकार सेट करना है कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, इनका जो रेशियो हो वो एन अपॉन एम के आ जाए, तो वो उस टाइम पर आपको करंट मैक्सिमम मिलेगी और वोल्टेज तो आपको एन टाइम मिल ही चुका है। इस प्रकार से हमने बैटरी के कॉम्बिनेशन को देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपको एन टाइम बढ़ के मिलता है, ठीक है बेटा जी। और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज आपका बढ़ के नहीं मिलता, उसमें करंट आपको बढ़ के मिलती है। इन सब चीज़ों पर आप फोकस करना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए गए बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू बेटा।